नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी टेट सीडीपी के टॉप मनोवैज्ञानिक, जो कि टॉलमैन, गुथरी, क्लार्क हल और रॉबर्ट गैनी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि वन लाइनर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में हर बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम टॉलमैन के सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं। तो टॉलमैन ने कौन सा प्रमुख अधिगम सिद्धांत दिया था? इसका नाम क्या है? उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, पर्पोजिव लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पिछली बार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टॉलमैन के अनुसार सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण और प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया है। यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो टॉलमैन ने ये कहा है कि जो सीखना है एक उद्देश्यपूर्ण और प्रयोजनपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? साइन लर्निंग। तो साइन लर्निंग भी हमारे टॉलमैन साहब ने दिया, एडवर्ड टॉलमैन ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी टॉलमैन ने दिया, प्रत्याशा का सिद्धांत, एक्सेप्टेंसी का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस एस स्टिमुलस स्टिमुलस का सिद्धांत, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी के जनक कौन है? तो वो है टॉलमैन। ठीक है, उद्दीपक उद्दीपक थ्योरी। तो इंपॉर्टेंट है ये, टॉलमैन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन यूपीटेट में। चलिए आगे देखते हैं। टॉलमैन के प्रयोग और निष्कर्षों को देखते हैं। तो टॉलमैन ने अपना भूल भुलैया प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो ये सफेद चूहों पर किया था। टॉलमैन ने अपना भूल भुलैया प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राणी द्वारा संकेतों को पहचानने पर उसके दिमाग में जो नक्शा बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं, कॉग्निटिव मैप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वातावरण में मौजूद वे चीजें जो बताती हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये क्या कहलाती हैं? तो ये संकेत कहलाती हैं, साइन कहलाती हैं। भूल भुलैया प्रयोग में लंबित पुरस्कार समूह ग्रुप सी के चूहों को भोजन किस दिन दिया गया था? तो ये 11वें दिन दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या टॉलमैन के अनुसार सीखने के लिए पुरस्कार अनिवार्य है? तो नहीं, टॉलमैन साहब कहते हैं सीखना बिना पुरस्कार के भी होता है, लेकिन पुरस्कार प्रदर्शन को तेज कर सकता है। तो हम जो है बिना पुरस्कार के भी सीख सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, अगर पुरस्कार दिया जाता है तो उससे परफॉर्मेंस तेज हो सकती है, बस इतना ही। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि उद्देश्यपूर्ण लर्निंग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम एडवन आर गुथरी। इन्होंने समीपता और एकल प्रयास का सिद्धांत दिया। ठीक है, समीपता का अधिगम सिद्धांत तो ये किसने दिया? तो एडविन आर गुथरी ने दिया है। अब देखते हैं एकल प्रयास का सिद्धांत। तो एकल प्रयास का सिद्धांत भी किसने दिया? गुथरी ने दिया है। तो इन्होंने बताया एकल प्रयास सिद्धांत में कभी हम जो है किसी किसी चीज को हम एक प्रयास में सीख जाते हैं। ठीक है, वन ट्रायल में जरूरी नहीं है उस चीज को बार बार करना पड़े, बार बार करना पड़े, एक बार में ही हम किसी चीज को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्थापन या स्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी गुथरी साहब ने ही दिया है। आगे देखते हैं। गुथरी के अनुसार अधिगम का मूल अधिक का अधिक आधार क्या है? तो इन्होंने बताया उद्दीपक अनुक्रिया के बीच समय का सामीप्यता, शून्य समय अंतराल। मतलब जब हम उद्दीपक और जो अनुक्रिया होती है उसके बीच में जितना भी कम टाइम होगा, ठीक है, शून्य समय अंतर, उसी का आधार है सीखने। ठीक है, आगे देखते हैं। गुथरी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के विचारों के विरोध में आया? तो यह आया था थॉर्नडाइक के विचारों के विरोध में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने से बहुप्रयास का जो ट्रायल और एरर की थ्योरी दी थी, बार बार करने वाले काम, तो उसके विरोध में आया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हम किसी कार को बार बार कर ही सीखें, हम किसी कार को एक बार में ही सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आग के ऊपर हाथ रखा और हमारा हाथ जल गया, तो हम उसे बार बार यूज करके नहीं देखेंगे कि हाँ जी इसमें बार बार, क्योंकि उसमें हाथ एक बार में सीख जाएंगे हम कि हाँ अगर आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और स्किनर के पुनर्बल के विरोध में, ठीक है, तो स्किनर और थार्नडाइक दोनों के ही विरोध में गुथरी ने अपना सिद्धांत दिया था। और जो स्किनर का पुनर्बलन का सिद्धांत, भाई पुनर्बलन के ऊपर भी यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है अगर पुनर्बलन दिया जाए जब ही कार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुथरी आदत निर्माण और पुनर्बलन का विरोध। तो क्या गुथरी के अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का कोई स्थानीय महत्व है? नहीं, तो गुथरी के सिद्धांत में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इन्होंने पुनर्बलन को जरूरी नहीं माना, रीइंफोर्समेंट को। आगे देखते हैं। गुथरी के अनुसार सीखने में अभ्यास का क्या कार्य है? तो अभ्यास नया ज्ञान नहीं देता, यह केवल सीखी हुई अनुक्रिया को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना था जो अभ्यास है वो कोई नया ज्ञान नहीं देता है, लेकिन सीखी हुई प्रक्रिया को मजबूत करता है। आगे देखते हैं। बिजली के स्विच से झटका लगने पर बच्चा तुरंत सीख जाता है कि उसे दोबारा नहीं छूना। यह किसका उदाहरण है? तो ये गुथरी के एकल प्रयास सिद्धांत का एक उदाहरण है। मतलब बच्चा एक बार में ही सीख गया कि हाँ इससे करंट लगता है, इसको दोबारा नहीं छूना है। चलिए आगे देखते हैं। गुथरी के अनुसार आदत का निर्माण कैसे होता है? तो कई छोटे छोटे एसआर कनेक्शन, ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के आपस में मिलने से
जो है क्या होता है, आदत का निर्माण हो जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम क्लार्क हल का प्रेरणा और अधिगम का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, ड्राइव रिडक्शन का, तो ये दिया था हमारे क्लार्क हल साहब ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार बनते हैं यूपीटेट में। प्रबल या पुनर्बलन का मुख्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो ये क्लार्क हल नहीं दिया। ठीक है, प्रबलन प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। फिर है गणितीय निगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने है, तो क्लार्क हल नहीं दिया है। ठीक है, इनके जो ये सिद्धांत है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रबलन और पुनर्बलन का सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, फिर है आवश्यकता का अवलकन अवलोकन और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। तो ये भी क्लार्क हल नहीं दिया। ठीक है, इन नामों को याद रखना है आपको, बार बार नाम बदल के पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हल का सिद्धांत मुख्य रूप से किन दो तत्वों के बीच संबंध स्पष्ट करता है, तो जो हल का सिद्धांत है वो सीखने और प्रेरणा के बीच जो है संबंध को स्पष्ट करता है, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लार्क हल आवश्यकता, चालकता और संतुलन। तो क्लार्क हल कहते हैं कार्य, कोई भी कार्य करना है हमें कैसे होता है, तो हमें सबसे पहले उसकी जैविक आवश्यकता होती है, नीड होती है। ठीक है, और जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो हम हमारे अंदर एक तरह से ड्राइव पैदा होती है, चालक तनाव पैदा होता है उस कार्य को करने के लिए। फिर हम व्यवहार करते हैं, एक्शन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, संतुलन हो जाता है, होम्योस्टेट। इसमें क्या है, हम उस कार्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हम किसी कार्य को करने के प्रोसेस है एक तरह की, नीड, ड्राइव, एक्शन एंड होमोस्टेस होमोस्टेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शरीर में किसी चीज़ की कमी सबसे पहले क्या पैदा करती है, तो ये जैविक आवश्यकता पैदा करे। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की कमी है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता पैदा होगी, बायोलॉजिकल नीड पैदा होगी, जैसे कि भोजन या पानी की कमी। अब आगे देखते हैं। आवश्यकता के कारण शरीर में उत्पन्न तनाव या उत्तेजना को हल ने क्या कहा, तो जो आवश्यकता के कारण जो शरीर में उत्पन्न जो तनाव होता है, उत्तेजना होती है, उसे चालक या अंतर्निहित कहते हैं। ठीक है, ड्राइव, जैसे भूख या प्यास लगना। आगे देखते हैं। शरीर का पुनः संतुलन की स्थिति में रहने का प्रयास क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है होम्योस्टैटिस। ठीक है, क्या कहलाता है, होम्योस्टैटिस, संतुलन। होम्योस्टैटिस संतुलन कहलाता है शरीर का पुनः संतुलन की स्थिति में रहने का प्रयास। आगे देखते हैं। पुनर्बलन और अनुक्रिया के बीच के संबंध सबसे अधिक मजबूत कब होते हैं, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध जो कब होंगे सबसे मजबूत, जब चालक में कमी होती है, आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम रॉबर्ट गैने की अधिगम सोपान की। ठीक है, हायरार्की जो दिए ने लर्निंग की, अधिगम सोपान की का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया रॉबर्ट गैने ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो कि 1665 में लिखी गई, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे रॉबर्ट गैने जी हैं। ठीक है, रॉबर्ट गैने ने ये पुस्तक लिखी है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के कुल कितने चरण बताए हैं, तो रॉबर्ट रॉबर्ट गैने ने अपने जो अधिगम सोपान की दिए इसमें 8 चरण बताए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गैने का अधिगम पिरामिड किस दिशा में चलता है, तो ये किस दिशा में चलता है, तो गैने का जो अधिगम पिरामिड है ये नीचे से ऊपर की ओर, सरल से जटिल की ओर चलता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये कैसे चलता है, जो गैगने ने जो दिया है हायरार्की ऑफ लर्निंग का पिरामिड, ये जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, जो चेन लर्निंग है किसने दिया है, तो ये दिया है रॉबर्ट गैने ने दिया है। ठीक है, ये भी तो इन्होंने अपने श्रृंखला अधिगम सिद्धांत में क्या बताया है? तो इन्होंने 8 प्रकार की लर्निंग बताई है। चलिए आगे देखते हैं इनके चरण। तो रॉबर्ट गैने के 8 चरण है। आधारभूत स्तर, तो इन्होंने क्या बताया, गैने गैगने के अधिगम सोपान की में सबसे निचला प्रथम स्तर कौन सा है, तो ये है अधिगम संकेत अधिगम। ठीक है, साइन लर्निंग सबसे निचला अधिगम है इनका। फिर देखते हैं आगे। गैगने का संकेत अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, तो ये इवान पावलोव, जो पावलोव का जो सिद्धांत है इस शास्त्रीय अनुबंधन का, उसके सिद्धांत पर ही आधारित है। आगे देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया ऐसा अधिगम स्तर किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छोटी छोटी क्रियाओं को क्रम में एक बड़ी कड़ी के साथ जोड़ना सीखना क्या कहलाता है, तो यही क्या कहलाता है, श्रृंखला अधिगम कहलाता है।
श्रृंखला अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्दों को जोड़कर भाषा का प्रयोग करना तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कौन सा अधिगम स्तर है? तो ये शाब्दिक साचार अधिगम, वर्बल एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 8 चरण दिए गए हैं, जिसमें पहला चरण होता है सांकेतिक अधिगम, साइन लर्निंग। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्सिंग। और तीसरा चरण है श्रृंखला अधिगम। और चौथा शाब्दिक साचार अधिगम। पांचवा आता है विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। और जो छठा है संप्रत्यय अधिगम। सातवां नियम अधिगम। और आठवां सबसे बड़ा जो इसका वो है स्तर, वो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये वाला। चलिए देखते हैं, एक जैसे दिखने वाले उद्दीपकों जैसे कौवा और कबूतर के बीच अंतर करना क्या कहलाता है? तो ये विभेदीकरण अधिगम कहलाया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहलाएगा। विभिन्न उदाहरणों के आधार पर एक मुख्य अवधारणा या विचार बनाना क्या कहलाता है? तो ये प्रत्यय अधिगम कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी उदाहरण के आधार पर हम कोई अवधारणा बना देते हैं या विचार बना देते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यह नियम सिखाना किस अधिगम का उदाहरण है? तो ये सिद्धांत अधिगम एक तरह का रूल है। ठीक है, ये साइंस में हम किसी रूल के माध्यम से इसे सीखते हैं। गैगने के अधिगम सोपान की पिरामिड में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये समस्या समाधान स्तर। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है इसे। निचला और सबसे ऊपर का याद रखना है आप। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 4 मनोवैज्ञानिक हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए, क्विक रिवीजन। तो इनके जो है शॉर्ट में देख लेते हैं इनका रिवीजन। तो टॉलमैन टॉलमैन ने क्या दिया? उद्देश्यपूर्ण अधिगम का सिद्धांत दिया। और इनका जो कीवर्ड है वो है संज्ञानात्मक मानचित्र। कॉन्सेप्ट मैपिंग की अवधारणा किसने दी? ये भी टॉलमैन ने दी। और इन्होंने अपना प्रयोग सफेद चूहों पर भूल भुलैया में किया था। ठीक है, भूल भुलैया प्रयोग किया था सफेद चूहों पर। अगला वो देखते हैं सिद्धांत, तो वो है गुथरी। तो गुथरी ने दिया समीपता का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया एकल प्रयास, वन ट्रायल का सिद्धांत। हम किसी चीज़ को एक ही प्रयास में सीख सकते हैं। और पुनर्वलन का इन्होंने पूर्णतः विरोध किया। ठीक है, जो कि स्किनर के सिद्धांत के विरोध में ही आया था इनका सिद्धांत। फिर है क्लार्क हल, चालक न्यूनता सिद्धांत दिया है इन्होंने। और कीवर्ड है हेमियोस्टैटिक मतलब ड्राइव। ठीक है, आवश्यकता और प्रेरणा पर बल दिया गया है इनके सिद्धांत में। फिर है रॉबर्ट गैगने, इन्होंने अधिगम सोपान की दी है। ठीक है, जो कि 8 चरण दिए हैं जिसमें, और ये सरल से जटिल की ओर चलती है। जिसमें जो सबसे पहला चरण है वो है संकेत अधिगम, और सबसे जो उच्चतम चरण है वो होता है समस्या समाधान। ठीक है, और द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक इन्होंने ही लिखी है, इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसी तरह के शॉर्ट रिवीजन वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी।